बच्चों, जैसा कि आपको पूर्व में सूचित किया जा चुका था कि हम लोग आज प्री मेडुअल के टॉपिक राजपूत राजवंश को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग राजपूत राजवंश को जानें इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि राजपूत राजवंश का समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो आप याद रखिएगा 647 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है उसी को राजपूत राजवंश कहा जाता है। क्लियर? यहाँ हम थोड़ी चर्चा भी कर देते हैं आपसे कि आप ये जानना चाहते हैं, बार बार आप पूछते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा उलझे होते हैं इस प्रश्न पर। कोई कहता है 800, कोई कहता है 700, मतलब जिसकी जो इच्छा चाहती है वो बोलता रहता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास कब समाप्त हो जाता है? आप कहेंगे कि सर प्राचीन भारतीय इतिहास 647 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। अब 647 ईस्वी में ही क्यों समाप्त होता है? कौन सी ऐसी घटना आ गई कि 647 में समाप्त हो रहा है? तो बच्चों, ये जो डेट है ये क्या है? आप कहेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु की तिथि लिखी गई है। हर्ष पुष्यभूति वंश के जो शासक रहे हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु। तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु है इसी के साथ आपने देखा कि प्राचीन भारत समाप्त हो गया। ठीक है, या हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि हर्ष और पुलकेशियन सेकंड की समाप्ति के बाद ही, मतलब एक नाम हमने और लिख दिया, हर्ष के तो लिखा ही था, प्लस हमने कर दिया चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन सेकंड। इन दोनों का आपस में संघर्ष भी हुआ था, ये भी आप जान चुके हैं। सेकंड के शासन की समाप्ति, के शासन की समाप्ति के साथ ही क्या समाप्त हो जा रहा है बच्चों? तो आप कह देंगे कि सर प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है और शुरू होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ठीक है ना? ये हमने आपकी एक बड़ी समस्या का समाधान किया है। क्लियर? अब ये जो मध्यकालीन भारत है इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। मध्यकालीन भारत, तो आप इसको ऐसे कर लो, मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। क्लियर? कौन दो भाग हैं? एक है पूर्व मध्यकाल, और दूसरा क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। तो अब आपके सामने आता है कि पूर्व मध्यकाल हम किसको कहें और उत्तर मध्यकाल किसको कहें, मतलब समय के अनुसार। तो ये कह लेना कि ये देखो, ये सर्वमान्य मत है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो समय है वो पूर्व मध्यकाल में आता है। ठीक है? और उत्तर मध्यकाल में आप क्या लाओगे? 12वीं से लेकर के आप चले जाओ 18वीं शताब्दी तक। ठीक है? ये आप उत्तर मध्यकाल में लाओगे। ठीक है? तो अब हमको याद रखना है कि राजपूतों का अभिनय कहाँ होता है। तो आप कहेंगे राजपूतों का जो काल है सर वो ये है। ठीक है ना?
मतलब पूर्व मध्यकाल में इस उत्तर भारत के जो राजनीतिक मंच है, इस पर राजपूत राजाओं का अभिनय हुआ है, मतलब इन्होंने नाटक प्ले किया है। अब हम लोग देखते हैं कि राजपूत क्या है। ठीक है, राजपूत क्या है? तो आप कहेंगे सर राजपूत संस्कृत भाषा का एक शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र उसी का अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप है राजपूत। ये क्या है? अपभ्रंश है। किसका? आप कहेंगे राजपुत्र का अपभ्रंश है राजपूत। ठीक है, मतलब इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, अब ये जो शब्द आया राजपूत, इसका प्रयोग पहली बार और सर्वाधिक बार किसने किया है? तो आप कहेंगे कि सर तुर्कों ने किया है, तुर्क शासकों ने किया है। क्लियर? अब ये देखिए, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको एक चीज़ यहाँ और लर्न करना है। ठीक है, कि राजपूतों के वंश, राजपूतों के वंश, राजपूतों के सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया था। राजपूतों के वंश क्या क्या हैं? ठीक है ना। तो बच्चों, राजपूतों के जो वंश हैं, एक तो है सूर्यवंशी, सूर्यवंशी या सूर्यवंश के राजपूत। दूसरा है चंद्रवंशी। ठीक है, तीसरा है अग्निवंशी, वंशी लिख लीजिए। और चौथा है बच्चों, क्या क्या आ गया? सूर्यवंशी हो गया, चंद्रवंशी हो गया, अग्निवंशी हो गया, और चौथा हो गया नागवंशी। नागवंशी। तो ये 4 राजपूतों के वंश हैं। ठीक है, इन दोनों को काट दीजिए। आप जान तो गए ही, अब इनको दोनों को काटना है। क्यों काटना है? क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, यही आपको पढ़ना भी है। तो सूर्यवंशी लोग अपनी उत्पत्ति किससे बताते हैं? सूर्यवंशी जो राजपूत हैं, ये कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं। और जो चंद्रवंशी हैं, ये कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। क्लियर? आपने ये चीज जान लिया। अब एक प्रश्न आता है कि राजपूतों का कुल कितना है? के कुल। तो आप कहेंगे कि सर राजपूतों के 36 कुल हैं। ठीक है, अब कुल के आधार पर राजपूतों का विभाजन कर दें तो एक देखिए, पहला क्या है बच्चों? तो आप कहेंगे ऋषि वंश, ऋषि वंश। अब दूसरा क्या आएगा? अग्निवंश, अग्निवंश। अभी पुनः आपको क्लियर करते हैं। और तीसरा क्या आएगा? सूर्यवंश। ठीक है, अब चौथा क्या आएगा?
चंद्रवंश आएगा, सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी भी आएगा। तो आप कहेंगे इसके पहले तो यहाँ बताया जा चुका था। ठीक है, आप अब शुरुआत कर दीजिएगा। राजपूतों के कुल जो 36 कुल हैं, इसमें 12 कुल ये ऋषि वंश से जुड़े हुए हैं। और सूर्य वंश से कितने लोग हैं? देखो 10 सूर्य वंश से हैं, 10 चंद्रवंश से हैं, तो 12 ऋषि वंश से 12 और ये 20 हो गया। ठीक है, 1 मिनट, 10 10 20 हो गया और 20 12 32 हो गया। तो बचा कितना? 4। तो 4 लोग जो हैं यह अग्निवंश से हैं। क्लियर? अब हमने इनके बारे में ABCD जान लिया है। अब ये देखेंगे कि राजपूतों की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनकी क्या विशेषता है, लेकिन इसको थोड़ा हटा दें तब आपके लिए क्लियर तरीके से बताया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। वैसे आप अब पीछे से अपने मैटर को रिवीजन करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपका रिवीजन नहीं है तो मैटर पर आपकी पकड़ नहीं हो पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हमारे सामने जो बात आती है कि ये राजपूत कि हम लोग कुछ विशेषताएं जानते हैं। देखिए, ये जो राजपूत हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये अदम्य साहसी लोग हैं, बहुत साहसी लोग हैं ये। इनके अंदर त्याग करने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा ही है कैसे इन्होंने वॉर किया है और इनकी महिलाओं ने, ठीक है, कैसे अपने रक्षा के लिए इन्होंने अपने को सतीव्रत या आग के हवाले किया है। तीसरी चीज, इनके अंदर गजब की देशभक्ति होती है और स्वामी भक्ति भी होती है इनके अंदर। कुछ चीज़ें कही भी जाती हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब जिसको ये कह देते हैं उसके लिए यह मर मिटते हैं। ठीक है, तो अदम्य साहस है इनके अंदर, त्याग की गजब की भावनाएं हैं इनके अंदर, देशभक्ति भी है, स्वामी भक्ति भी है, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत शूरवीर हैं ये, और ये सारे गुण इनके अंदर पाए जा रहे हैं। लेकिन यार फिर भी आप विदेशी आक्रमणों के सामने भूसे के तिनके की भांति कैसे उड़ते चले गए, कोई टिक नहीं पाया। आक्रमण के सामने, विदेशी आक्रमणों का आप सामना क्यों नहीं कर पाए? अगर ये चीजें सही हैं तो या तो भाई ये चीजें गलत है, तभी तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर ये चीजें हैं तो विदेशी आक्रमण का क्या मतलब है यार? आपने उनको क्यों नहीं सामना कर पाए? तो बच्चों, आप कहोगे नहीं ये सब चीजें तो सही हैं, लेकिन ये सामना क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, तो आप कहिएगा सर उसके कारण क्या है, आप विदेशी आक्रमण का सामना क्यों नहीं कर पाए? तो बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, इसमें सब नेता होते हैं, इसमें नेता सभी होते हैं, लेकिन नेतृत्व का गुण इनके अंदर नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई आदमी किसी से कमतर अपने को नहीं मानता। और नेतृत्व के लिए क्या चाहिए? आप किसी न किसी की अधीनता तो स्वीकारोगे यार। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप में सामंजस्य ही नहीं आएगा और बस आप अहंकार में जिंदा रह जाएंगे। और जहां अहंकार होगा, आप याद रखिएगा, इनकी नेगेटिव से क्या है? इनके अंदर अहंकार है। तो जब इनके अंदर अहंकार होगा तो ये आपस में ही संघर्ष कर जाएंगे। एक राजपूत दूसरे राजपूत को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। पृथ्वीराज को जयचंद्र को नीचा दिखाने के लिए संयोगिता का अपहरण करना जरूरी था। इसका मतलब बहुत जल्दी थी पृथ्वीराज को। उन्होंने गौरी का पीछा नहीं किया, ठीक है, और बाद में गौरी ने इनको खत्म कर दिया। आपको समझ में आया कोई बात? ठीक है, क्योंकि इनकी एक कमी रही है। वो कमी ये है कि रोटी और बेटी, दूसरों की बेटी पर ये ज़्यादा ध्यान देते रहे, ज़्यादा मन लगाते रहे, ठीक है, और इनकी बेटी पर दूसरा मन लगाता रहा। और यही रीजन रहा है कि ये सब आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक राजपूत दूसरे राजपूत को नीचा दिखाने के लिए ये पारस्परिक संघर्ष कर रहा था। और जहाँ संघर्ष होगा, अहंकार होगा, वहाँ बच्चों बट नेचुरल है कि ईर्ष्या तो आ ही जाएगी। तो अब आप बताओ, जिसके अंदर ईर्ष्या है, आपस में ही संघर्ष है, वह संघ कैसे बन सकता है? और जब वो संघ नहीं बन सकता या संगठित नहीं हो सकता तो शक्तिशाली नहीं बन सकता। और जो शक्तिशाली नहीं है वो तो भूसे के तिनके की भांति उड़ेगा उड़ेगा। वो कोई भी होता, ऐसा नहीं कि वो तुर्क ही होते, कोई भी होता और संगठित सत्ता होती तो इनको उड़ाती हुई चली जाती। और यही कारण है कि इस तमाम अच्छाइयों के बावजूद भी हमारे जो राजपूत हैं यह सामना नहीं कर पाए, ठीक है। और ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जैसे आप देखिए दक्षिण भारत के मंदिर भव्य क्यों बन गए हैं? आप सोचिए, दक्षिण भारत में भी उस समय, ठीक है, राजपूत ही शासन कर रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रकूट राजपूत ही है, चोल राजपूत ही है, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पर है कि भव्य मंदिर क्यों बने हैं? क्योंकि अगर एक ने थोड़ी ऊंची बना दिया, थोड़ी बड़ी बना दिया, तो दूसरा आएगा और दूसरा चाहेगा कि साहब हम कैसे पीछे हो जाएं। और अपनी जनता की उनको परवाह नहीं थी। और ये क्या करते थे? जनता के पैसे को एक्सप्लॉइट करते थे। और पुरोहित को चाहिए ही क्या भाई, उनका तो चाहिए ना। और फिर क्या करते थे कि इन पैसों का प्रयोग करके यह कहाँ खर्च कर देते थे? मंदिरों को भव्य बनाने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। मतलब इनकी खोज, जो इनके काल के मंदिर बने हैं, उन मंदिरों से बच्चों एक चीज प्रमाणित हो जाता है। क्या प्रमाणित हो जाता है? कि ये किसी खुशहाल मानव की तलाश, ये नहीं खोज पाते थे अपनी जनता के बीच में खुशी को। ये तो हमेशा कल्पना लोक में जिंदा रहे और अध्यात्म को खोजते रहे। मतलब भगवान की खोज के लिए इन्होंने अपने ही लोगों को कुर्बान कर दिया, ठीक है। और यही कारण है कि भारतीय इतिहास के पन्नों में इनका इतिहास काफ़ी सिमटा हुआ है तमाम अच्छाइयों के बाद। अब आप एक बात याद रखना कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति का सिद्धांत,
तो बच्चों, राजपूतों की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत आप याद रखिएगा। एक होगा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत कर लीजिएगा, उत्पत्ति का सिद्धांत। और दूसरा करिएगा देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। और तीसरा कर लीजिएगा आर्थिक उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चों ये ही सर्वमान्य है, ये दोनों ही अतिवाद हैं, ये दोनों ही अतिवादी हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं न तो सर पूर्णतः सत्य हैं ये दोनों, और न ही पूर्णतः असत्य है, अहंकार यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, क्लियर? तो आइए हम लोग पहले तो पढ़ लें, चाहे जैसा भी है, हमको पढ़ना तो है ही है। तो अब हम लोग देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये वाला पोर्शन देखते हैं। तो बच्चों, जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये कौन कौन लोग देते हैं कि राजपूत विदेशी हैं या विदेशियों की संतान हैं? तो आप कह देंगे राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति, ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का बताते हैं, कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। इनकी किताब क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटी, ठीक है, क्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी किताब है बच्चों, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है तो वो तो हम अभी बाद में देखेंगे, या आप चाहें तो कर लीजिएगा, कर लें, ठीक है, कर लीजिए। इस किताब में जेम्स टॉड या कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि जो राजपूत हैं वह कौन है? तो इनका कहना है कि यह सीथियन की औलाद है, सीथियन की औलाद है। ठीक है, तो जब सीथियनों ने राजपूताना पर आक्रमण किया था, तो जब वहाँ राजपूत मार दिए गए, बड़ी संख्या में मार दिए गए, जो पहले के लोग वहाँ के लोग थे, राजपूत तो नहीं कहेंगे, तो जब वो मार दिए गए तो इन सीथियनों ने वहाँ की औरतों के साथ जो बलात् संबंध स्थापित किए थे, उसी संबंध का परिणाम है राजपूत। ये कौन कह रहे हैं? कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड को समर्थन दे रहा है, कौन दे रहा है? इतिहासकार स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ दे रहे हैं, विलियम क्रुक्स दे रहे हैं, क्रुक्स लिखा जाता है, क्रुक्स, विलियम क्रुक्स दे रहे हैं, कैंपबेल दे रहे हैं, जैक्सन एंड जैक्सन दे रहे हैं, कैंपबेल ईस्ट इंडिया कंपनी के ये भी सैन्य अधिकारी थे। 1857 की जब बगावत हुई थी तो उस समय इन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और जैक्सन दे रहे हैं, मतलब इतिहासकार जैक्सन, कैंपबेल, क्रुक्स और स्मिथ। तो बच्चों, हमको एक चीज़ याद रखना है, इसमें हमको इनको याद रखना है, इनको याद रखना है, क्योंकि इनके अपने अलग से भी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं प्रोफेसर स्मिथ? प्रोफेसर स्मिथ राजपूतों की उत्पत्ति क्या बताते हैं? इनका कहना है कि देखो भाई, जो राजपूत हैं वो 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के राजपूत हैं। एक है मुख्य राजपूत और दूसरे हैं गौड़ राजपूत।
राजपूत, ठीक है, कर लीजिएगा। मुख्य राजपूत और गौड़ राजपूत, ये दो लोग हैं। तो ये कहते हैं कि मुख्य राजपूत कौन आते हैं। तो बच्चों हम मुख्य राजपूत की बातें करें तो ये कहते हैं कि मुख्य राजपूत 4 हैं। एक है प्रतिहार, या आप कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार। दूसरा कौन है? चौहान है। तीसरा कौन है? चालुक्य है या सोलंकी है। हमने चालुक्य लिख दिया, आप पढ़ चुके हैं। चालुक्य या सोलंकी गुजरात में करते थे शासन। और ये है परमार। तो इनका कहना है कि ये जो राजपूतों के 4 वंश हैं, गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, चालुक्य है और परमार है। ये जो चारों हैं भाई, ये मुख्य हैं, मुख्य राजपूत हैं। और कहते हैं कि ये जो मुख्य राजपूत हैं, इनकी उत्पत्ति या ये किसके बेटे हैं, किसकी संतान है, तो आप कहेंगे शकों और होड़ों की ब्लात संतानें हैं। शकों और होड़ों की, ठीक है, क्या है ये? संतान है, ठीक है। अब बात आती है कि जो गौड़ राजपूत हैं उनके बारे में इनका क्या मानना है। इनका कहना है कि जो गौड़ राजपूत हैं भाई, पहली बात तो एक चीज बता दो कि आखिर प्रोफेसर स्मिथ सर को और कर्नल टॉड सर को किस आधार पर सर आप कह रहे हैं कि ये शकों की औलादें हैं या सीथिनों की औलादें हैं या होड़ों की औलादें हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? तो इनका कहना है कि देखो जो शक और होड़ हैं, जैसी विशेषता, जैसी कदकाठी, जैसा रहन सहन, जैसा खान पान, ठीक है, जैसी जीवन शैली इन दोनों की है, अर्थात शकों और होड़ों की है, वैसा ही तो राजपूतों की है। तो इन्होंने क्या किया है, ठीक है, अपने पिता पक्ष की तरह से इन्होंने बिहेवियर किया है। क्लियर? तो आपने ये चीजें जान लिया ना। अब बच्चों, ये जो गौड़ राजपूत हैं, ठीक है, अब देखा जाए इनकी बुद्धिमत्ता को, किसकी? सर लोगों की बुद्धिमत्ता को, मतलब स्मिथ सर की बुद्धिमत्ता को। ये कहते हैं कि ये जो गौड़ राजपूत हैं, यह देखिए गोंडवाना के जंगलों में एक गोंड और भर रहते थे, ठीक है, जनजातियां हैं ये गोंड और भर, ठीक है। तो उन्हीं की ये संतानें हैं, गोंडों और भरों की संतानें हैं। क्लियर? तो अब इसके पीछे इनके जो लॉजिक हैं, वो लॉजिक किसी सभ्य समाज या भारतीय सभ्य समाज के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मतलब यहाँ पर भी आपको शार्ट में तो इतना जानना ही है कि ये कहते हैं गोंडों और जो भर जनजातियाँ हैं उनकी यह संतानें हैं, ठीक है ना, और अवैध संतानें हैं। अब बच्चों एक नाम आता है विलियम क्रोक्स। विलियम क्रोक्स, तो विलियम क्रोक्स क्या बोल रहे हैं, राजपूतों के बारे में क्या बताते हैं? देखिए विलियम क्रोक्स का कहना है कि देखिए जो हमारे ब्राह्मण रहे हैं, शुरू के ब्राह्मण, आप जानते हैं कि इनकी जो कुव्यवस्थाएं रही हैं, हो सकता है अच्छाइयाँ भी रही हों किसी ज़माने में,
और इन्होंने उस जमाने के अनुसार व्यवस्थाएं दी हो, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो इन्होंने अपने पास ले लिया था और शेष लोगों को इन्होंने एक साजिश के तहत षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने वंचित कर दिया था। और ये क्या चाहते थे? ब्राह्मणों की खास कमी क्या रही है, क्या ये सोचते रहे? बच्चों, ये सदैव सत्ता में रहने के लिए किसी लेवल तक ये जाते रहे हैं। भारतीय इतिहास के पन्ने इसको प्रमाणित कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण हैं, ये सत्ता सुख चाहता है, अपने आप को सर्वोच्च बनाने रखना चाहता है, और उसी की कोशिश में इनका क्षत्रियों से संघर्ष होता रहा है। जैसा कि आप पूरा उत्तर वैदिक पढ़ चुके हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक जो भारतीय इतिहास है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संघर्ष है। तो ये ब्राह्मण कर क्या रहे थे? सारी शिक्षा के जो साहित्यिक शिक्षा का ज्ञान था वो अपने पास रखे हुए थे। अब क्षत्रियों ने इनको चुनौती दिया था, और क्षत्रियों ने इनको चुनौती देने के बाद बुद्ध और महावीर स्वामी को उत्पन्न कर दिया था। और आपने देखा कि बुद्ध और महावीर स्वामी ने इस वर्ग को हताश कर दिया था, लाचार कर दिया था। कर्मकांड बनाम कर्मवाद का एक संघर्ष ही छेड़ दिया था, क्योंकि कर्मकांड जितना ही बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं कि धर्म का कर्मकांड जितना ही बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन समाज क्या होगा, देश क्या होगा, व्यवस्था क्या होगी? ठीक है, आप कहेंगे कि सर वो उतनी ही कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, हमारे ऊपर तुर्क क्यों हावी हुए? क्योंकि इन्होंने जो व्यवस्था दी थी, हम क्यों गुलाम हुए? ठीक है, अन्य के गुलाम क्यों हुए? इस व्यवस्था के कारण ही गुलाम हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, विलियम क्रुक्स सर ने यह समझाया और ये कहा कि जब ब्राह्मण क्षत्रियों में संघर्ष हुआ था, तो क्षत्रियों ने कहा कि अब आप पढ़ाओगे नहीं। मतलब क्षत्रिय अब क्या करने लगे? ये पढ़ाने लगे। ठीक है, और सारा का सारा अधिकार जो ब्राह्मणों का था उन्होंने ये अपने पास ले लिया। और ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों ने क्या किया? क्षत्रियों को उत्तर देने के लिए, क्षत्रियों को पंगु कर देने के लिए, ठीक है, इन्होंने किया क्या कि जो विदेशी जातियां थीं, विदेशी आक्रमणकारी थे, उन आक्रमणकारियों से ये मिल गए। ठीक है, और इन विदेशी आक्रमणकारियों से मिलकर के इन्होंने क्या किया? उन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों को इन्होंने देशीकरण कर दिया। और जिनका देशीकरण किया, जिन विदेशियों का देशीकरण किया है, वही लोग क्या हैं? आप कह देंगे राजपूत हैं। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ सदियों से ऐसा होता रहा। अपने अपने स्वार्थों के लिए लोग किसी हद तक जाते रहे हैं। ठीक है, जिसकी मिसाल आज भी हमारे बीच में देखने को मिलती है, क्योंकि रगों में हमारे जो खून बह रहा है, ठीक है, वह निश्चय ही हमारे पूर्वजों का है, और वह हमें यूनाइट नहीं होने देता। शायद ये वर्णवाद और ये जातिवाद, ये हमारा निजी हित, ठीक है, हमें किस स्तर तक ले जाएगा वह हम नहीं जानते। अन्यथा हम तो उस समय इतने आगे थे जिस समय दुनिया असभ्य थी। क्योंकि आगे चल कर के आप पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का एक बड़ा इतिहासकार है वेल्स, वो कहता है कि जिस समय यूरोप अज्ञानता के गहन अंधकार में था, उस समय अरब में लाइट चल रही थी। मतलब अरब ज्ञान से चकाचौंध था, ज्ञान के प्रकाश से चकाचौंध था। लाइट का मतलब कहीं आप दूसरा मत समझ लीजिएगा। तो ज्ञान के प्रकाश से चकाचौंध था। लेकिन ये ज्ञान का प्रकाश आया कहाँ से था? तो वो कहता है कि यह अरब का ज्ञान नहीं था, यह ज्ञान
तो भारत की भूमि से आया था। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ तो उस समय भी आर्यभट्ट थे, हमारे यहाँ तो वारामिहिर थे, हमारे यहाँ तो ब्रह्मगुप्त भी थे, ठीक है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे रखा था। ठीक है, आप याद रखिएगा, पाइथागोरस के प्रमेय से बहुत पहले हमारे यहाँ बोधायन ने इस समस्या का समाधान कर दिया था। लेकिन आज हम, जो यूरोप करता है, जो अमेरिका करता है, उसके केवल अनुकरण करने वाले बनकर रह गए। हमारी अपनी निजी कोई भी चीज नहीं है। जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारा नहीं दिखता। हमारी आपसे जो बातचीत भी हो रही है और हमारी आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है, इन सब में भी हमारी कोई भूमिका नहीं है। जबकि आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले ही हमारे पास शब्द वेदी बाण थे, हमारे पास आकाशवाणी हुआ करती थी। लेकिन आज हम केवल उनका अनुकरण करने के लिए विवश हैं। क्यों हैं? तो आप कहेंगे कि सर, हमारी जो व्यवस्थागत कमियां हैं, उन व्यवस्थागत कमियों की फसल हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे काटने के लिए विवश हैं और आगे न जाने कब तक विवश होती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों, हमने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है, और इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमने जब इतिहास की डिफिनीशन दी थी तो वहाँ हमने कहा था कि इतिहास क्या है। तो हमने कहा था कि शोध से सत्य की तलाश करना ही इतिहास है। इतिहास एक सबक है, हेगल ने कहा था। ठीक है, और इस सबक से सबक लेना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम इतिहास न पढ़ते हैं और न जानते हैं और न रुचि है हमारी। ठीक है, और इसलिए हम सबक भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और उसकी फसल हम आज भी काट रहे हैं। तो अब हमारे सामने विदेशी उत्पत्ति का एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और वह है प्रोफेसर भंडारकर का। तो जो भंडारकर हैं, ये भारतीय हैं और भंडारकर ने भी कहा, आप लिख लीजिए भंडारकर, तो भंडारकर का कहना है कि जो राजपूत हैं, ये खजर नाम की एक विदेशी जाति से उत्पन्न होते हैं। खैर, ये अपनी ही बात को पुष्ट नहीं कर पाए। अब बच्चों, हमारे सामने दूसरा मैटर आता है कि राजपूतों की देशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो इसमें भी अतिवाद है। जैसे अभी आपने देखा कि इसमें भी बड़ा उल्टा सीधा बातें कही गई, किसी को गाली दिया गया। लेकिन जो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसमें भी बहुत सत्य नहीं है। लेकिन पढ़ना तो है ही है आपको। राजपूतों की देशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्लियर बच्चों? तो जब राजपूतों की देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो देखिए हमारी देशी ज्ञान को जरा देखिए। इसमें एक नाम आता है, पहले किताब लिख देते हैं, पृथ्वीराज रासो। इसका लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। ये एक भाट ब्राह्मण है, भाट ब्राह्मण है। अब ये करते क्या है? भाट करते क्या थे यार? ये सत्य को बोलते ही नहीं थे यार। ठीक है,
ये तो केवल प्रशस्ति गाते थे, आपकी प्रशंसा की बात करते थे, ठीक है ना। और प्रशंसा में बहुत कुछ कह जाते थे, ठीक है। 12 वर्ष ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। तो इस प्रकार से वो चीजें को चढ़ाया करते थे और लोग चढ़ते रहते थे और उसमें पतन भी होता रहता था। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से होती है, ठीक है, अग्निकुंड से होती है। क्लियर। अब ये अग्निकुंड बनाया कहाँ गया? राजस्थान में बनाया गया। राजस्थान में कहाँ बनाया गया? आबू पर्वत पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? माउंट आबू पर्वत पर बनाया गया, ठीक है। क्यों बनाया गया? विदेशियों के आक्रमण से देश को बचाने के लिए। जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गए थे तो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। क्लियर। एक यज्ञ किया था, ठीक है बच्चों। और इस यज्ञ में जो यज्ञ किया उन्होंने, ये देखिए, मान लीजिए कि यह एक अग्निकुंड है, ठीक है। ये आग जल गई, ये जला दिया हमने आग। तो अब ये जो प्रशस्तिकार है चंद्रवरदाई, ये कहता है कि इस अग्निकांड से 4 लपटें निकलती हैं और इन्हीं 4 लपटों से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ था। 4 योद्धा, बैरियर, वीर निकले हैं। और वो कौन है? देखिए, एक तो निकल गया गुर्जर प्रतिहार, दूसरा निकल गया परमार, तीसरा निकल गया है चालुक्य और चौथा निकल गया चौहान, ठीक है। तो ये देखिए, आपने देखा कि हवाई बातें चली, ठीक है। आप देशी उत्पत्ति के सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं वो हैं गौरी शंकर ओझा। कौन है बच्चों? आप कहेंगे सर उनका नाम है गौरी शंकर ओझा। ओझा है यार, ओझा, ठीक है। तो ये ओझा जी क्या कह रहे हैं, ठीक है। इनका साथ एक प्रोफेसर दे रहे हैं सीवी वैद्य। इनका क्या कहना है? तो आप कहेंगे राजपूत वैदिक क्षत्रियों के संतान हैं। राजपूत कौन है? आप कहेंगे वैदिक क्षत्रियों के संतान हैं। क्लियर। इन्होंने एक और तर्क दिया है। इनका कहना है कि महाभारत में उन लोगों को राजपूत कहा गया है जो शस्त्र और अस्त्र चलाने के माहिर थे। महाभारत में राजपूत किसे कहा गया? जो लोग हथियार चलाने में निपुण थे उनको राजपूत कहा गया। फिर इनका और क्या तर्क है? इन्होंने राजतरंगड़ी का एग्जाम्पल लिया है। तो कलहड़ की राजतरंगड़ी है, आप जैसा कि जानते हैं, कलहड़ की राजतरंगड़ी। तो बच्चों, जो कलहड़ की राजतरंगड़ी है, इसमें कहा गया कि जो लोग राजकुल से संबंधित रहे हैं उन्हीं को राजपूत कहा गया है। उन्हीं को राजपूत कहा गया है, मतलब राजकुल से संबंधित लोगों को ही राजपूत कहा गया। तो आपने देखा कि एकदम हम कट गए ना, कोई हमारे पास कुछ प्रमाण है क्या? है कुछ नहीं है। तो अब आइए हम देखते हैं आर्थिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो सर्वमान्य है और यही लगता है कि सत्य है, मतलब यही सर्वमान्य है।
तो बच्चों आइए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, तब तक जब तक मैं इसे हटाता हूँ तब तक आप रेडी हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं आर्थिक उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की आर्थिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ये क्या है बच्चों? देखो यार, पहली चीज तो आप याद रखना कि राजपूतों की आर्थिक उत्पत्ति का सिद्धांत कहता क्या है कि राजपूत कौन है, बता रहा है आर्थिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हम आगे जाएं इसके पहले ही हम आपको शुरू में इसका निचोड़ बता देते हैं कि देखिए जो वर्ण हैं ये कौन कौन थे। तो बच्चों ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन है यार? शूद्र, है ना। तो आप एक बात बताओ, ये हमारे पास वर्ण थे, आपने ये चीज देखा, और हमारे यहाँ विदेशी कौन कौन आए? ये देखो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण किसका किसका हुआ? आप कहेंगे सर हिंदी यवन का हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? शकों का हुआ, सीथियनों का हुआ, शक या सीथियन का हुआ, पहलों का हुआ, कुषाणों का हुआ ना बच्चों। अच्छा आप हमको एक बात बता दो, सोचो और बताओ कि आज भारत में किसको आप हिंदी यवन कहोगे? कहाँ चले गए हिंदी यवन? कहाँ चला गया शक? जब वो यहीं आया, यहीं का हो गया, तो वह आपको मिलना चाहिए ना, उसके वंशज तो होने चाहिए ना, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, कहाँ चला गया? तो आप कहिएगा कि जब ये विदेशी आक्रमण किए तो हमारे यहाँ यह लोग थे, तो एक काम करते हैं, सबको पीट देते हैं। मतलब इन लोगों ने क्या किया? इन सबको पीट दिया, अधीन कर लिया, मार पीट करके, छीन झपट करके इनको अधीन कर लिया। क्लियर? अब जब अधीन कर लिए तो इनकी मजबूरियां हैं अब, क्योंकि अब ये राजा हो गए। ठीक है, क्या करिएगा? जब सत्ता उनके हाथों में है तो आपको तो जीना है अगर, तो ऐसे करना ही होगा ना। तो ऐसी स्थिति में जब इन लोगों ने यहां आक्रमण कर दिया तो अब ये लोग करेंगे क्या? उनकी जी हजूरी करेंगे। तो चूंकि ये लोग बहुत ही बर्बर लोग रहे हैं, निम्न स्तरीय लोग रहे हैं, तो जो निम्न स्तरीय था वो भारत में जब आएगा तो वह ये भारत का बन करके रह जाएगा। ठीक है ना। जब वो आएगा तो यहां भारत का ही बन के रह जाएगा। तो देखो जब वो भारत का बन के रह जाएगा तो एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, कि अब ये लोग करेंगे क्या? ठीक है, कि अब ये लोग चाहेंगे कि हम भारत का धर्म स्वीकार कर लें। तो ऐसी स्थिति में भाई ये तो लड़ाकू वर्ग है ना, राजाओं की श्रेणी में रहता है ना, तो ये क्या ब्राह्मणों के साथ मिलना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो वो कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है अपने जैसे से मिलेगा। तो इनके जैसा कौन है? ये है, क्षत्रिय है, और ये लोग इसी क्षत्रियों में विलीन हो गए। ठीक है,
जब वो लोग इसी क्षत्रियों में विलीन हो गए तो अब इसी से उत्पन्न हो जाएगा व्रात्य क्षत्रिय। मतलब मनु कहते हैं कि इसी से उत्पत्ति होगी व्रात्य क्षत्रिय की। अब व्रात्य का मतलब क्या हुआ? पतित क्षत्रिय, मतलब इनका पतन हुआ है, मतलब पतित क्षत्रिय है, निम्न स्तरीय क्षत्रिय हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर लर्न कर लिया। जब वो यहाँ विलीन हो गए तो राजा तो थे ही ना, ये लोग तो राजा थे ही ना। अब ये लोगों को क्या किया इन्होंने? कमज़ोर कर लिया। जब कमज़ोर कर देंगे तो एक काम कर लेंगे। क्या काम कर लेंगे? देखिए, सीधा सीधा सा वो करेंगे कि इनको भी सामंत बना देंगे। सामंत बन गया, सामंत बन गया, जो इनके करीब आएगा उसको ये सामंत बना देंगे। अब धीरे धीरे ये सामंत ताकतवर हो जाएंगे। ये क्या होंगे? ये शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जब शक्तिशाली हो जाएंगे तो ये राजा बन जाएंगे। जब ये राजा बन जाएंगे तो आप बताओ, इनका जो पुत्र होगा वो क्या कहा जाएगा? वह राजपुत्र कहा जाएगा। और जो इनकी बेटी होगी वह बेटी क्या कही जाएगी? राजपुत्राणी कही जाएगी। अरे, राजपुत्राणी कही जाएगी। तो अब आपने यहाँ निष्कर्ष क्या निकाला आर्थिक उत्पत्ति के सिद्धांत से? कि जो राजपूत वर्ग है उसमें ये सभी वर्ण शामिल हैं। ठीक है ना, सभी का यहाँ पर शामिल है। यही कारण है कि जब भी कोई आप पूछते हैं कि भैया आप क्या हो, तो ये नहीं कहते कि मैं राजपूत हूँ, वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि राजपूत में ये सारे लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आया। अब ये कहेंगे कि इसका कोई प्रमाण है, आप कहेंगे कि सर है, अभिलेखी भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी है। तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या आएगा? आप कहेंगे कि सर 2 किताबें आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, साहित्यिक में 2 किताबें आप याद रखिए। एक मत्स्य पुराण याद रखिएगा, मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। और दूसरी चीज़ अपराजित परीक्षा याद रखिएगा, ये 12वीं शताब्दी की किताब है। ठीक है, और इसमें ठीक है क्या कहा गया है? राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि राजपूत ब्रह्म क्षत्र परंपरा से आए हैं। मतलब कर्म से जो ब्राह्मण है और पेशे से वह जो धृत है, ठीक है, या क्षति का कार्य करता है, उसी को ब्रह्म क्षत्र कहा गया है, परंपरा कहा गया। अब ये तो लिटरेचर से आपने प्रमाणित किया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अभिलेखी साक्ष्य क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी कह दीजिएगा कि सर घटियाला अभिलेख है। घटियाला अभिलेख राजस्थान में पड़ता है ये। और घटियाला अभिलेख में क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है, कौन कह रहा है? तो आप कह देंगे कि गुर्जर प्रतिहार शासक हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म क्षत्र परंपरा से आया हूँ। ठीक है, ब्रह्म क्षत्र परंपरा से आता हूँ। इसी प्रकार बिजौलिया अभिलेख आता है। बिजौलिया में सामंतराज जिन्होंने चौहान वंश की नींव डाली थी, वो भी कहते हैं कि हम लोग ब्रह्म क्षत्र परंपरा से आए हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बड़ी बात हम आपके माइंड में लाते हैं, और वो चीज़ आप याद रखेंगे कि देखिए उत्तर भारत में राजपूतों के 3 बड़े राजवंश हुए हैं। कौन कौन 3 बड़े राजवंश हुए हैं उत्तर भारत में? एक तो है पाल, दूसरे हैं प्रतिहार। ठीक है, मैं गलत बोल गया, उत्तर भारत में 2 हुए हैं, पाल और प्रतिहार, और दक्कन में राष्ट्रकूट हुए हैं। और इन तीनों के बीच जो सत्ता संघर्ष हुआ है उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इसी त्रिपक्षीय संघर्ष की बात जैसे इसका अंत होगा तो ये भी अंत कर जाएंगे, ये भी अंत कर जाएंगे, क्योंकि 225 साल तक
ये लड़ते रह गए केवल अहंकार में, और एक अपने ही लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश में ये आपस में लड़ते रह गए। जब ये समाप्त हो जाएंगे तब होगा, ठीक है, अनेक राजपूत राजवंशों का उदय। ठीक है, कहीं चौहान आएंगे, कहीं चालुक्य आएंगे, कहीं सेन आएंगे, ठीक है, कहीं गढ़वाल आएंगे। इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बच्चों बस आज इतना ही, और शेष जो कल का टॉपिक होगा वो हम आपको पहले से ही बता देते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चूँकि पीरियड बहुत लंबा हो गया है, तो वो टॉपिक होगा गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, राजवंश। ठीक है, क्योंकि राजपूतों का सबसे ताकतवर राजवंश अगर कोई माना जाता है तो वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक। और भैया